Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। देखिए अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है इंडियन इकोनॉमी, यानी कि जो पेपर 2 है उसके बी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट। और इसमें हमारा जो है भारतीय बैंकिंग जो प्रणाली है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें अभी देख चुके हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक तथा साख नियंत्रण की विधियाँ, जिसके अंतर्गत देखें तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड क्रेडिट कंट्रोल मेथड। उसमें हमने एक परिमाणात्मक यानी कि जो क्वांटिटेटिव जो मेथड है या मेजर्स है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, जिसमें हम रेपो रेट, बैंक दर और बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस किया था। और दूसरा जो उसका प्रकार था जो साख नियंत्रण का और जो भारतीय रिजर्व बैंक उसके अंतर्गत तो गुणात्मक था, यानी कि ये क्या था, क्वालिटेटिव था। तो ये चीज़ हम देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेगी वो सारी चीज़ यहाँ पे हमको देख सकते हैं। अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री प्लान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे और एवरी वीक ये दी जा रही है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें सम्मिलित है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है। 20 से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराया जाता है हर सब्जेक्ट को मिला करके, ठीक है। और यहाँ पे T20 फ्री सीरीज यहाँ पे चल रही है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको इनका आंसर देने होते हैं। और ये 8 बजे चलती है सीरीज, डेली 8 बजे, शाम को 8 बजे और 8:30 बजे इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित ये गोल यूज कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम में। और सरकार 10 प्रोमो कोड यूज कीजिए, सरकार 10 याद रहे। सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक कर पाएंगे। तो सरकार 10 प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए, इसके बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। और यदि आप ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस बैचेस ले सकते हैं। यहाँ पे यदि आप प्रीलिम्स आपका लक्ष्य है अभी क्लियर करने का, तो आप 4 जून से यहाँ पे जो बैच शुरू हो रहा है उसमें एनरोल हो सकते हैं। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डे क्रैश कोर्स को, क्योंकि यहाँ पे दिन का टाइम पे यानी ड्यूरिंग द डे यहाँ पे रिवाइज कराई जा रही थ्योरी और प्रैक्टिस कराया जा रहा है एमसीक्यू इवनिंग वाली शिफ्ट में। 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं अपनी गति से तो अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच को। कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन यहाँ पे 270 से ज़्यादा क्लासेस दी जा चुकी है प्रीलिम्स के अंतर्गत। और क्लियर योर डाउट्स इन एवरी लाइव 2 आवर्स डेली क्लासेस में। इसके अंतर्गत आप यदि रिवीजन कर रहे हैं ऑलरेडी तो यहाँ पे संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक बैच चल रहा है, एनरोल कीजिए इसमें। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं और अपनी तैयारी और मजबूत कीजिए। वीकली 12 सेशन यहाँ पे कराए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। क्या आप एमपीएससी की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं एकदम शुरू से, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा मार्च तक। और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स लर्न करने का, ठीक है। जो मेगा बैच का स्टार्टिंग सून है यहाँ पे 5 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। और यदि आपका 2019 का प्रीलिम्स निकल गया है तो आप स्वप्न पूर्ति बैच को ले सकते हैं और अपने सपने को साकार करें। अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे 35 दिनों में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन और हिंदी माध्यम के लिए ये बहुत ही विशेष है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनके सानिध्य में आप पढ़ सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, प्लस कोर्स लेने के लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और एमपीपीएससी व्यापम संबंधित गोल चूज करके प्लस कोर्सेज में जाना है आपको। प्लस कोर्सेज के बाद यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स वगैरह दिखने लगेंगे और या आप यहाँ पे अपने अनुसार प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रखिए सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए यहाँ पे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम। लेट्स क्रैक इट। क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक विधि, जिसे चयनात्मक साख नियंत्रण विधि भी बोला जाता है। और चयनात्मक साख नियंत्रण जो है उससे तात्पर्य क्या है, अर्थव्यवस्था के कुछ चयनात्मक क्षेत्रों से संबंधित जो केंद्रीय बैंक है उसकी एक भेदमूलक नीति से है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, व्यापारिक बैंकों द्वारा अवांछित जो आर्थिक क्रिया है और जो गैर प्राथमिक क्षेत्र है उसके लिए साख देने पर रोक लगाना, या फिर हम अगर बोलें तो उन्हें हतोत्साहित करना। साथ ही अगर देखें तो प्राथमिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ाने के लिए साख को के जो प्रवाह है उसको प्रोत्साहित करना। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण या फिर जो चयनात्मक साख नियंत्रण है, जिसे गुणात्मक हमने देखे थे क्वालिटेटिव जो मेजर्स हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हमको देखने को मिलती है। जैसे आप देखें यहाँ पे तो हमको सीमांत आवश्यकता देखने को मिलती है, उपभोक्ता ऋण विनियमन देखने को मिलता है, साख की राशनिंग देखने को मिलती है, नैतिक दबाव देखने को मिलता है और प्रत्यक्ष कार्रवाई देखने को मिलती है।
तो चलिए देख लेते हैं हम क्या होता है ये सीमांत आवश्यकता और जो अन्य चीज़ें हैं। सीमांत आवश्यकता यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट इसको बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो मुख्य रूप से हमको देखने को मिलता है कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक की अगर बात करें, तो ऋण लेने वाले जो होते हैं उनको कुछ प्रतिभूति मतलब जो सिक्योरिटी होती है, या फिर हम संपत्ति की अगर बात करें तो संपत्ति या सिक्योरिटी को जमानत के तौर पर, जमानत मतलब जैसे कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो उसके बदले में उसके पास जो है जमा करवाई जाती है, मतलब ताकि वो ऋण समय पर उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है, मतलब वापस करे, तो इसके बदले में वो है ऋण प्रदान करते हैं। सामान्य तौर पर इस जमानत का जो मूल्य है स्वीकृत ऋण से अधिक होता है और बंधक रखी गई जो संपत्ति होती है उसके मूल्य और उसके आधार पर दिए गए जो ऋण है उसके बीच के अंतर को यहाँ सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन हम बोल सकते हैं। सीमांत आवश्यकता या ऋण की मार्जिन इसको बोला जा सकता है। और आरबीआई की वही बात करें हम, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसमें जो है अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहता है ये आरबीआई, वहाँ सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन को घटा देता है, तथा जिस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को कम करना चाहता है वहाँ ऋण मार्जिन बढ़ा देता है। तो ये दोनों चीज़ हमको देखने को मिलती है। और इस पद्धति का उपयोग कर यानी कि जो टैक्स होता है, टैक्स ऋण की दिशा को गैर आवश्यक से आवश्यक क्षेत्रों की तरफ यहाँ पे किया जाता है। तो ये हमको देखने को मिला सीमांत आवश्यकता होती क्या है। दूसरा हमको देखने को मिलता है गुणात्मक के अंतर्गत उपभोक्ता ऋण विनियमन, इसको बोला जाता है कंज्यूमर डेप्ट रेगुलेशन, कंज्यूमर डेप्ट रेगुलेशन, CDR इसको बोला जाता है शॉर्ट में। और क्या होता है ये, तो हम देख सकते हैं, देखिए इसके अंतर्गत अगर देखें तो उपभोक्ता की ऋण की आपूर्ति यानी कि जो लोन की सप्लाई है तथा उसके परिणाम स्वरूप जो मुद्रास्फीति जिसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, एक तो हो गई ऋण की आपूर्ति और एक हो गई मुद्रास्फीति, तो इन दोनों को भी नियंत्रित किया जाता है यहाँ पे उपभोक्ता ऋण विनियमन के माध्यम से। दूसरी चीज़ हमको देखने मिलती है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग मतलब राशनिंग ऑफ क्रेडिट इसको बोला जाता है। और यहाँ इसके बारे में बात करें तो साख की राशनिंग के अंतर्गत जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके मतलब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक जो है क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने की जो अधिकतम सीमा है उसको निर्धारित करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वाणिज्यिक बैंक इस कोटे की सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते। तो ये चीज़ डिफाइन की जाती है आरबीआई के द्वारा। और यह जो सीमा है या तो किसी विशेष उपयोग के लिए या सामूहिक आधार पर तय की जाती है। जैसे सभी वाणिज्यिक बैंकों को स्वयं द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण का 40% यहाँ पे जो है इसकी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देना आवश्यक होता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कुल ऋण का हम देखें तो 18% ऋण कृषि क्षेत्र को यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है नैतिक दबाव। नैतिक दबाव होता क्या है, तो नैतिक दबाव मतलब मोरल सिचुएशन इसको बोला जाता है। तो देखिए ये नैतिक दबाव जो होता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा अन्य जो वाणिज्यिक बैंक है उससे अपनी नीतियों का अनुपालन कराने की दृष्टि से जारी किए गए जो अनुदेश होते हैं या फिर जो दबाव होते हैं उसका एक आधार होता है। और इसे जो विचार विमर्श पत्र है, अभिभाषण है, या फिर बैंकों को संकेतात्मक जो संदेश होते हैं उसके माध्यम से व्यवहारिक रूप से दिया जाता है। और रिजर्व बैंक समय समय पर अपनी नीतिगत जो स्थिति होती है, जो नीतिगत स्थिति होती है इसकी घोषणा करके बैंक से उसके अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा भी की जाती है। किसके अंतर्गत, नैतिक दबाव के अंतर्गत। और लास्ट यहाँ हमको देखने को मिलता है गुणात्मक जो विधि है, गुणात्मक विधि यानी कि जो क्वालिटेटिव मेथड है उसके अंतर्गत अगर देखें तो प्रत्यक्ष कार्रवाई हमको देखने को मिलती है। प्रत्यक्ष कार्रवाई क्या है, डायरेक्ट एक्शन इसको बोला जाता है। और यदि यहाँ पे बैंक मतलब जो नॉर्मल जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, वो आरबीआई को यानी बैंक जो है आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आरबीआई उन बैंकों को ऋण आपूर्ति से वंचित या फिर कुछ दरों को उनके लिए बदलकर उन्हें दंडित भी कर सकता है। इसे ही प्रत्यक्ष कार्रवाई बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त वह किसी बैंक विशेष पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। तो ये हो गई मुख्य रूप से क्या हमने देखें गुणात्मक विधि और क्वांटिटेटिव मेथड यानी कि हम परिमाणात्मक विधि हमने पहले ही देख चुके हैं जिसमें आरआर यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ देखे थे। बैंक रेट के बारे में हमने देखे थे। अब बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं एमडीआर। एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है, तो देखिए जब यहाँ पे आप देखिए कहीं आप मॉल में जाइए या फिर आप कोई दुकान शॉप में जाइए और अगर आप वहाँ पे अपने डेबिट कार्ड को जो है स्वैप करते हो, डेबिट कार्ड मतलब जैसे आपके पास में कैश नहीं है तो आप क्या चाहते हो, या तो यूपीआई के माध्यम से पे कर दे या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से। तो डेबिट कार्ड के माध्यम से स्वैपिंग मशीन में क्या करते हैं, आप स्वैप करते हो तो इससे आपको पैसा देना होता है। और जितना भी पैसा दिया जाता है तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है। किसको, जो दुकानदार है उसको जो है इस अमाउंट पर कुछ राशि किसको देना पड़ता है, मर्चेंट यानी मीडिएटर बैंक को यहाँ पे देना पड़ता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं। तो सिंपल अगर बोले तो जब किसी दुकान
मतलब जो दुकान होती है, शॉप होती है, उस पर कोई व्यक्ति अपना कार्ड स्वैप करता है तो जो शुल्क दुकानदार को वो अपने सेवादाता को देना होता है उसे ही यहाँ पे एमडीआर शुल्क बोला जाता है। और यह शुल्क ऑनलाइन लेन देन या फिर क्यूआर जो आधारित ट्रांजैक्शन उस पर भी लागू होता है। इसके अलावा बैंक जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो सेवाएं होती है, मतलब क्यूआर हमने देखे ऑनलाइन लेन देन, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जो सेवाएं होती है उसको उपलब्ध कराने के लिए मर्चेंट यानी कि जो व्यापारिक इकाई है उससे मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर वसूलते हैं। यह शुल्क बैंकों या फिर पीओएस जो मशीन है, जैसे हमें देखिए लगाने वाली जो कंपनी है, और वीज़ा मास्टर कार्ड जो गेटवे है उसमें बांटा जाता है। व्यापारी को पीओएस के जरिए भुगतान ग्रहण करने पर एमडीआर की अदायगी व्यापारी द्वारा बैंक को की जाती है, लेकिन कई व्यापारी ग्राहक से एमडीआर शुल्क वसूलते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखने मिलती होगी मार्केट में। साथ ही अगर देखें तो सरकार ने विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन के बाद रतन पी बतल जो समिति थी, कमेटी यहाँ पे गठित की गई थी जिसने जो है एमडीआर दर को कम करने की सिफारिश की। और जनवरी 2020 की बात करते हैं, ठीक है, जनवरी 2020 की यहाँ पे बात करते हैं तो इससे जो है यहाँ पे हमको 50 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाली जो सभी कारोबारी है बिना किसी एमडीआर शुल्क के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यानी यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं हम आगे जो चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम भारत में बैंकिंग जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत भारत में वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक इन इंडिया हम बोल सकते हैं। भारत में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के बैंक हमको देखने को मिलते हैं कमर्शियल बैंक के अंतर्गत। एक तो मिलते हैं अनुसूचित बैंक का मतलब जो आरबीआई की 1934 अधिनियम था उसकी अनुसूची क्रमांक 2 में यहाँ पे वर्णित है, उनका लेखा जोखा है। और दूसरे जो होते हैं जो यहाँ पे वर्णित नहीं होते यानी गैर अनुसूचित बैंक इनको बोला जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक इनको बोला जाता है, दूसरा होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक इनको बोला जाता है। तो अनुसूचित बैंक के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। अनुसूचित बैंक होते क्या है, तो अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया गया हो। तो ये हमने पहले ही बात कर ली है। और इस अनुसूची में उन्हीं बैंकों को सम्मिलित किया जाता है जो कि निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए, बैंक की प्रदत्त पूंजी और संचित कोष 25 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात का विश्वास हो कि बैंक का कोई भी कार्य जमाकर्ताओं के लिए अहितकारी ना हो। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है 2 शर्त, और यही शर्त अगर है तो अनुसूची क्रमांक 2 में उसको वर्णित किया जाएगा, और वर्णित करने के पश्चात उसको अनुसूचित बैंक बोला जाता है, नहीं शेड्यूल्ड बैंक उसको बोला जाता है। ठीक है, और अनुसूचित बैंकों में सार्वजनिक तथा निजी बैंकों के निजी क्षेत्रों के जो बैंक है वो दोनों ही यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरे जो बैंक है, दूसरे प्रकार के बैंक कौन से होते हैं। दूसरे प्रकार के बैंक जो होते हैं गैर अनुसूचित बैंक, मतलब जिनका वर्णन अनुसूची क्रमांक 2 में न हो। मतलब हम बोले तो जो बैंक रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है उन्हें गैर अनुसूचित बैंक बोला जाता है। और इस प्रकार के बैंकों की संख्या अब निरंतर कम होते जा रही है, और इन बैंकों को भी सांविधिक जो नगद कोष है शर्तों को मानना पड़ता है, परंतु ये बैंक इस कोष को रिजर्व बैंक के पास रखने को बाध्य नहीं होते। ये बैंक इस राशि को अपने पास ही रख सकते हैं। और ये बैंक जो होते हैं सामान्य कार्य उद्देश्यों हेतु जो रिजर्व बैंक है उससे ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं होते, किंतु असामान्य परिस्थितियों में ये जो बैंक है रिजर्व बैंक से संपर्क करके ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है गैर अनुसूचित बैंकों के रूप में। अब वाणिज्यिक बैंक तो हमने देख लिए 2 प्रकार के, एक तो अनुसूचित बैंक और एक गैर अनुसूचित बैंक। अब इनके कार्य भी हमने देख लेते, ठीक है, ये कार्य हम देख लेते हैं इनके कार्य क्या क्या है। तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के रूप में देखें तो यहाँ हमको विभिन्न प्रकार के कार्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि जमा को स्वीकार करना। एक बैंक होता है मीडिएटर के रूप में काम करता है, ये जमा को स्वीकार करता है, ऋण भी प्रदान करता है, बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। तो जमा को स्वीकार करता है उसके अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलता है, 3 चीज़ें, एक तो बचत जमा होती है, एक मांग होती है और एक सावधिक जमा होती है। तो यह जो बैंक होते हैं मतलब ये जो बैंक होती है बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जमा को स्वीकार करना। वर्तमान में अगर देखें तो ये 3 प्रकार की सेवाएं हमको देखने को मिलती है। बचत जमा से मतलब क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट, यानी कि इस जमा पर बैंक की जो ब्याज दर है कम होती है, और इसका कारण यह है कि इनमें मतलब इसमें जो होते हैं अपनी बचत जमा करने वाले सामान्यतः छोटी बचत हुआ करती है, जमा करता है सप्ताह या वर्ष के दौरान एक सीमा तक ही अपनी राशि जो है चेक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो है बचत जमा में ब्याज की दर काफ़ी कम होती है। दूसरी होती है मांग जमा क्या होती है, डिमांड डिपॉजिट इसको बोलते हैं। तो ये व्यवसायी अपनी जमा चालू खाते या फिर करंट अकाउंट की अगर बात करें तो इसमें करते हैं, और वे अपने खाते में जमा कितनी भी राशि को जो है मतलब यहाँ पे बिना किसी पूर्व सूचना के या बिना किसी नोटिस के चेक के माध्यम से निकाल सकते हैं। बैंक ऐसे खातों पर कोई ब्याज नहीं देता क्योंकि ये चालू खाते होते हैं, बल्कि अपने ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं के बदले कुछ राशि बतौर जो है प्रभार ग्रहण यहाँ पे करता है।
चालू खातों को यहाँ पे मांग जमा के रूप में भी जाना जाता है। तीसरे होते हैं सावधिक जमा। सावधिक जमा का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि एफडी इसको बोला जाता है। तो बैंक जमा को यहाँ पे सावधिक या मियादी जमा के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। और वे जो होते हैं बचतकर्ता जिन्हें संचित राशि की आवश्यकता नहीं होती, वे आजकल उसे जो है 30 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए यहाँ पे बैंक के सावधिक या फिर मियादी जमा या फिर हम बोल सकते हैं टाइम डिपॉजिट खाते में रख सकते हैं। ऐसी राशि पर बैंक जमाकर्ताओं को अधिक ब्याज या इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत? जो सावधिक जमा यानी कि जमा स्वीकार करने के अंतर्गत 3 चीज़ें देखने को मिली बैंक की: बचत को जमा करना, मांग यानी डिमांड डिपॉजिट, और तीसरे होते हैं फिक्स डिपॉजिट। 3 चीज़ें यहाँ देखने को मिली। कुछ प्राथमिक जमाएं होती है, जैसे जो लोग जो होते हैं विभिन्न प्रकार से वाणिज्यिक बैंकों में की गई जो नगद होती है, नगद जमा, ये बैंक की कुल मांग जमाओं का एक भाग होता है। और द्वितीयक जमाएं जो होती है उन जमाएं मतलब ऐसी जो डिपॉजिट है जिनकी उत्पत्ति तब होती है जब बैंक द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है और ये बैंकों की कुल मांग जमाओं का एक भाग होती है। तो ये प्राथमिक और सेकेंडरी जो जमाएं होती है वो हमने देखें। अब बात करते हैं दूसरा कार्य होता है वाणिज्यिक बैंकों का, अग्रिम ऋण प्रदान करना, अग्रिम ऋण देना या एडवांस लोन यहाँ पे देना। तो होता क्या है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो अपने वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्य में से एक अपने जो है ग्राहकों को अग्रिम ऋण यहाँ पे देना होता है। बैंक अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत ऋण के रूप में प्रदान करता है और ऋण ब्याज दर अपनी जो है अपनी जमा पर देने वाले ब्याज दर की अपेक्षा अधिक होती है। तीसरी चीज होती है शाखा का निर्माण। शाखा का निर्माण यानी क्रेडिट क्रिएशन। तो शाखा का निर्माण क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। अन्य वित्तीय संस्थाओं की तरह इनका जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य भी लाभ कमाना होता है और इस उद्देश्य के लिए बैंक जो है दिन प्रतिदिन विनिमय हेतु कुछ नकदी रिजर्व में रख कर जो है जमा स्वीकार करता है और अग्रिम ऋण यहाँ पे प्रदान करता है। परंतु जब बैंक जो है अग्रिम ऋण देता है तो ग्राहक के नाम पर एक खाता खोल दिया जाता है तथा उसे दिए गए ऋण का भुगतान नगद रूप से न करके उसकी आवश्यकताओं के अनुसार चेक के माध्यम से यहाँ पे प्रदान किया जाता है और ऋण मंजूर करके बैंक साख या जमा का सृजन भी करता है। नेक्स्ट जो कार्य होता है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती है यानी मिसलेनियस सर्विस बोल सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की सेवाओं के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है? तो इन सेवाओं में हम देखें तो लॉकर्स की सुविधा यहाँ प्रदान कर दी जाती है। उनकी मूल्यवान वस्तुओं का अभिरक्षक के रूप में यहाँ माना जाता है और इन लॉकर्स में ग्राहक अपने आभूषण, मूल्यवान जो मतलब इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है उनको भी यहाँ रख सकते हैं। बैंक के चेक रख सकते हैं, ड्राफ्ट, यात्री चेक आदि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। एटीएम सुविधा प्रदान की जाती है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी प्रदान की जाती है। तो सारी फैसिलिटी विभिन्न फैसिलिटी के अंतर्गत आती है और ये सभी वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद हम देख सकते हैं बैंकों के लिए एक 4D जो अवधारणा है वो भी यहाँ पे अपनाई गई थी। 4D अवधारणा। 4D अवधारणा का मतलब होता है 4D। 4D मतलब देखो 4D का मतलब होता है, देखिए पहली डी जो थी डी रेगुलेट यानी विनियंत्रण करना, डिफरेंशिएट मतलब भिन्नता, और डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, और एक और होता है डिसइंटर मतलब फोकस करना। तो ये 4D को मिलाकर यहाँ पे 4D नाम की एक जो है अवधारणा है प्रस्तुत की गई और ये की गई 27 फरवरी 2015 को ये जो है 4D अवधारणा देखने को मिलती है बैंकों के लिए। और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए बैंकों के विकास के लिए ये अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य के अंतर्गत ये हमने देखे। अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री प्लान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे और एवरी वीक ये दी जा रही है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें सम्मिलित है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है। 20 से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। ठीक है, और यहाँ पे T20 फ्री सीरीज यहाँ पे चल रही है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको इनका आंसर देने होते हैं। और ये 8 बजे चलती है सीरीज, डेली 8 बजे, शाम को 8 बजे और 8:30 बजे इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित ये गोल यूज कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम में, और सरकार 10 प्रोमो कोड यूज कीजिए। सरकार 10 याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक कर पाएंगे। तो सरकार 10 प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए, इसके बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। और यदि आप ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस बैचेस ले सकते हैं। यहाँ पे यदि आप प्रीलिम्स आपका लक्ष्य है अभी क्लियर करने का, तो आप 4 जून से यहाँ पे जो बैच शुरू हो रहा है उसमें एनरोल हो सकते हैं। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डे क्रैश कोर्स को, क्योंकि यहाँ पे दिन का टाइम पे यानी ड्यूरिंग द डे यहाँ पे रिवाइज कराई जा रही थ्योरी और प्रैक्टिस कराया जा रहा है एमसीक्यू इवनिंग वाली शिफ्ट। 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं।
इसके अलावा यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं अपनी गति से तो अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच को। कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन यहाँ पे 270 से ज़्यादा क्लासेस दी जा चुकी है प्रीलिम्स के अंतर्गत, और क्लियर योर डाउट्स इन एवरी लाइव 2 आवर्स डेली क्लासेस में। इसके अंतर्गत आप यदि रिवीजन कर रहे हैं ऑलरेडी तो यहाँ पे संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक बैच चल रहा है, एनरोल कीजिए इसमें। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं और अपनी तैयारी और मजबूत कीजिए। वीकली 12 सेशन यहाँ पे कराए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। क्या आप एमपीएससी की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं एकदम शुरू से, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच। प्रीलिम्स कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा मार्च तक, और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर से लर्न करने का। ठीक है, जो मेगा बैच का स्टार्टिंग सून है यहाँ पे 5 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। और यदि आपका 2019 का प्रीलिम्स निकल गया है तो आप स्वप्न पूर्ति बैच को ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार करें। अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे 35 दिनों में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन, और हिंदी माध्यम के लिए ये बहुत ही विशेष है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनके सानिध्य में आप पढ़ सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, प्लस कोर्सेज लेने के लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और एमपीपीएससी व्यापम संबंधित गोल चूज करके प्लस कोर्सेज में जाना है आपको। प्लस कोर्सेज के बाद यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स वगैरह दिखने लगेंगे और या आप यहाँ पे अपने अनुसार प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रखिए सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए यहाँ पे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम। लेट्स क्रैक इट। अब बात कर लेते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जो प्राइवेट बैंक थे उनको गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती थी, संचालन, नियंत्रण, सारी चीज़, तो उसको बोला जाता था यहाँ पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा देश में बैंकों का सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सोशल जो परमेबिलिटी है उसको सुनिश्चित करने के हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना निश्चित किया। और इससे पूर्व वाणिज्यिक बैंक द्वारा निजी संस्थाओं की तरह अपने अधिकतम लाभ की प्रेरणा से ही व्यवसाय यहाँ पे कर रहे हैं, और जिससे क्या होता है एकाधिकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिल रहा था और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा था। साथ ही अगर देखें तो इस प्रक्रिया का दुष्परिणाम यह हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र को अपेक्षा का शिकार होना पड़ा और उसे समुचित मात्रा में ऋण नहीं मिला, जिससे वे विकास की दौड़ में पीछे छूट गए। अच्छा, हमको ये चीज़ देखने को मिलती है 1968 में। ठीक है, 1968 की अगर बात करें तो 1968 में इन सभी तथ्यों को इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा 2 प्रकार की यहाँ व्यवस्था देखने को मिलती है। पहला तो देखने को मिलता है बैंकिंग अधिनियम का निर्माण करना, और दूसरा देखने को मिलता है राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना करना। यानी कि बैंकिंग अधिनियम जो एक्ट था उसका निर्माण करना और साख परिषद यानी कि नेशनल क्रेडिट काउंसिल की स्थापना करना यहाँ मुख्य काम था। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम कुछ चीज़ें इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमको जो है इसके अंतर्गत 1 जुलाई को अगर बात करें, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को क्या हुआ था आपको पता होगा, इंपीरियल बैंक को एसबीआई के रूप में यहाँ पर राष्ट्रीयकृत किया गया था। यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, एसबीआई। ये चीज़ आपको पता होगी, हमने पीछे पढ़ लिए। ठीक है, और इसके साथ 8 अन्य बैंकों को भी इसके सहायक बैंक के रूप में बदल दिया गया, जिन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। ठीक है, सामूहिक बैंक एक प्रकार से बोल सकते हैं हम। सामाजिक नियंत्रण की इस नीति का प्रभाव बहुत ही अल्पकालिक सिद्ध हुआ। और 1969 को बात कर लेते हैं। 1969 कब, 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंक, आपको ये भी पता होगा 14 वाणिज्यिक बैंक को यहाँ पर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और जिनकी जमा राशि 50 करोड़ या उससे अधिक थी। फिर इसके बाद अलावा एक और सीजन ऐसा है, मतलब एक और समय ऐसा आया 1980 में, जब यहाँ पे तो 14 किया गया था और यहाँ पे 6 जो बैंक है, 6 निजी बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया जिसकी जमा राशि 200 करोड़ या उससे अधिक थी। जैसे कि आंध्रा बैंक की अगर बात करें, कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध की बात करें, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 6 बैंक, 14 बैंक के भी हम देख सकते हैं। फिर हम देखें यहाँ पे 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलयन किस में कर दिया गया, पीएनबी में। मतलब न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलयन किस में कर दिया गया, विलय कर दिया गया पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में इसका विलय कर दिया गया, जिससे जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम देखें तो हमको क्या चीज़ें देखने को मिलती है। जो 14 बैंक थे, 14 बैंक की अगर बात करें तो देखिए इसके नाम भी हम देख सकते हैं। 19 जुलाई 1969 को जिनका जो है क्या किया गया था, राष्ट्रीयकृत किया गया था। जैसे पीएनबी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अलावा कैनरा बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, देना बैंक है,
सिंडिकेट बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको आंध्रा बैंक और ये जो एक प्रकार से कॉर्पोरेशन बैंक है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत मर्ज हो गया है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये टोटल 14 बैंक ऐसे हैं जिन्हें 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकृत किया गया था, इन्हें राष्ट्रीयकरण इनका किया गया था। इसके अलावा हम देखें तो हम देख सकते हैं आप बैंकों के विलय से संबंधित, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक में मर्ज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं, मर्जर बोलते हैं। ठीक है, तो बैंकों का आपस में विलय यानी मर्जर ऑफ बैंक्स इसको बोला जाता है। और रिजर्व बैंक ने यह प्रावधान किया कि यदि दो बैंक चाहे तो आपस में विलय कर सकते हैं। बैंकों के आपसी विलय की दिशा में जो है दिशा निर्देश गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसे हम बोलते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कॉरपोरेशन या कंपनी हम बोल सकते हैं, इसके बैंकों में विलय के लिए जारी किए गए थे, जो कि निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के बैंकों के लिए भी था। इसके लिए विभिन्न प्रकार की शर्तें हम देखें तो शर्तें क्या क्या हो सकती है, यहाँ देखिए सहमति होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 2/3 सदस्य की, यानी कि इस दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों के जो स्वैच्छिक विलय है उसके लिए इन दोनों बैंक यानी जो विलय हो रहा है, विलय करने तथा विलय होने वाली जो बैंक है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 2/3 सदस्यों की सहमति को अनिवार्य यहाँ पे बनाया गया। दूसरी चीज़, शेयर धारकों के 2/3 बहुमत की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ शेयर धारकों के 2/3 बहुमत को भी अनिवार्य बनाया गया। परिसंपत्ति, दायित्व एवं आरक्षित कोष की स्थिति, तो ये इसका मतलब क्या है, ऐसा प्रावधान किया गया इसके अंतर्गत कि विलय के प्रस्ताव पर विचार करते समय बैंकों के प्रबंधक मंडल को जो है विलय किए जाने वाले बैंकों की परिसंपत्ति, दायित्वों तथा आरक्षित कोषों की स्थिति पर विचार करना होगा। इसके अलावा हम देखें तो स्वैप रेशियो जो है उसका निर्धारण करना, स्वैप रेशियो का निर्धारण करना यानी जो है विलय के लिए प्रस्तावित स्वैप जो रेशो थे, शेयर का जो विनिमय अनुपात है उसका निर्धारण किसी स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी द्वारा किया जाना था। साथ ही अंतिम सहमति जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की होगी। तो यहाँ देखिए विलय हेतु अंतिम सहमति हमको RBI की देखने को मिलती है। और विगत वर्षों में अनेक अवसरों पर वित्तीय संकट में फंसे निजी क्षेत्रों के बैंकों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाकर उनका विलय सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के रूप में किया गया। अगस्त 2019 की बात कर लेते हैं हम। 2019 की अगर बात करें तो अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 बैंकों का विलय करने की यहाँ पर घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो थे यानी PSB, इसकी कुल संख्या 18 से घटकर कितनी हो गई, 12 हो गई। पहले कितनी थी, 18 थी। अब हम देख लेते हैं, देखिए कौन कौन से बैंक यहाँ पे मर्ज हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और हम देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक, तीनों को मर्ज करके यहाँ पे देखिए तीनों आपस में मर्ज हुए। और यहाँ पे जो है विलय होने के पश्चात PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक सामने आपको देखने को मिलता है। फिर आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक, तीनों आपस में मर्ज हुए और कौन सा बैंक बना हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद इलाहाबाद बैंक, यहाँ पे देखें तो इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, तो दोनों मिले इंडियन बैंक बना। सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक मिलकर क्या बने, कैनरा बैंक बने। तो ये मर्जर आप देख सकते हैं। एक और आप देखिए देना बैंक है, ठीक है, विजया बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ये तीनों मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से सामने आए। एक चीज़ और देख लीजिए आप, इसको बोला जाता है शेयर स्वैप अनुपात। शेयर स्वैप अनुपात होता क्या है, जब विलय या अधिग्रहण के सौदे द्वारा किसी कंपनी को खरीदने के लिए शेयरों को जो है करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो इसे शेयर स्वैप कहते हैं। तथा लक्षित कंपनी में मौजूदा होल्डिंग्स है उसके बदले शेयरों की संख्या को शेयर स्वैप अनुपात कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 जो बैंक है वो हम देखें तो यहाँ देखिए आपको इंडियन बैंक देखने को मिलता है, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। ये हमको 12 बैंक टोटल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक की। तो भारतीय स्टेट बैंक की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जो है जो मतलब साख नियंत्रण की जो विधि है उसके अंतर्गत 2 चीज़ें थी, परिमाणात्मक थी और एक गुणात्मक थी। गुणात्मक हमने देखें, फिर मर्चेंट डिस्काउंट रेट देखें, MDR जिसे बोला जाता है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के बारे में हमने देखें। उसके बाद हम देखें वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक दोनों को देखें, जिनकी जो है मतलब जिनको सम्मिलित किया गया है द्वितीय अनुसूची में वो अनुसूचित बैंक, जिनको सम्मिलित नहीं किया गया है वो गैर अनुसूचित बैंक। फिर वाणिज्यिक बैंकों के कार्य के रूप में हमने देखे। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने देखे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत अधिनियम और साख नियंत्रण परिषद मतलब राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना देखें। 14 बैंकों की लिस्ट हमने देखे। बैंकों का आपस में विलय देखें और कौन कौन से बैंक आपस में यहाँ पे विलय हुए और
शेयर स्वैप अनुपात होता क्या है। ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, और अगर पसंद आते हैं, आपको जो चीज़ें आपको पसंद आती है तो आप दूसरों तक अवश्य पहुँचाएं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उत्तर लेखन और डिस्कशन ग्रुप, सारी चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका आपको लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसमें जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।